वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन बाय लाभ सिंह संधू। आज मैं आपके साथ सेक्शन 17 टू 23 ऑफ एविडेंस एक्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, व्हिच डील विद एडमिशंस। सेक्शन 17 ऑफ एविडेंस एक्ट डील विद एडमिशन। अब एडमिशन की डेफिनेशन क्या है? एडमिशन की डेफिनेशन है, इट इज ए स्टेटमेंट व्हिच मे बी इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। थ्री टाइप ऑफ स्टेटमेंट: ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक, व्हिच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस टुवर्ड्स फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। तो कोई भी स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, जो इन्फ्रेंस सजेस्ट करे फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग और रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, तो वो एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु मे मेक एडमिशन। फर्स्ट, by party himself or by its agent, that is under section 18 of Indian Evidence Act. Next, the party whose position must be proved, section 19 of Indian Evidence Act. Third is admission by party referred, जिसको पार्टी ने रेफर किया है, वो सेक्शन 20 में आ गया। फोर्थ इज बाय पार्टी हिमसेल्फ, पार्टी ने खुद ही कोई स्टेटमेंट दी है और वो खुद के इंटरेस्ट में कब प्रूव की जा सकती है, वो सेक्शन 21 में बताया गया है। जनरल रूल क्या है, जब भी कोई पार्टी स्टेटमेंट देती है तो वो खुद के फेवर में प्रूव नहीं की जा सकती, खुद के अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। बट ये सेक्शन 21 जो है इसकी एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। नाउ सेक्शन 18 सेज हु कैन मेक एडमिशन। इट कैन बी एडमिटेड बाय पार्टी, जो भी सूट में या कोई भी प्रोसीडिंग में पार्टीज होगी, अगर वो एडमिट कर लेंगी कोई भी फैक्ट इन इशू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को और या रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट को, तो वो एडमिशन होगा। सेकंड, एजेंट ऑफ पार्टी, जो ऑथोराइज्ड एजेंट हैं वो एडमिट कर सकते हैं। जनरली ये सिविल केसेस में होता है। इवन सिविल केसेस में अगर कोई ऑथोराइज्ड काउंसल या वकील, एडवोकेट या अटॉर्नी भी किसी भी फैक्ट को एडमिट कर सकता है। थर्ड है सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, व्हेन पार्टी हेल्ड दैट करेक्टर। Representative character means when interest of the person is same and a person is representing other, or another example may be a person has died and is legal here representing that person. So अगर कोई भी सूटर में अगर कोई पार्टी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो और उनके पास ये करेक्टर हो तो वो भी एडमिशन कर सकते हैं। फोर्थ है इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होगी? जिनका पेक्यूनरी इंटरेस्ट हो या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो। पेक्यूनरी का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू मनी या फाइनेंस, और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब होता है विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अगर वो पेक्यूनरी दैट इज मनी रिलेटेड और प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई एडमिशन कर जाते हैं किसी भी सूट में, तो वो उनका एडमिशन वैलिड होगा। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल फॉर द पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट? A files suit for recovery for rupees 10,000 against B. Now B admit that he has to pay money to A. Here rupees 10,000 is money and that is pecuniary interest, and B admit that he has to pay money to A, so that is pecuniary interest. Next is A files suit for possession against B. B admit that possession of property belong to A. This is proprietary interest and B admit the proprietary interest of A. Fifth is person from whom interest derived. Statement must be made during continuance of interest. जिससे इंटरेस्ट ड्राइव किया हो, अगर अपने वो कॉन्टिन्यूस ऑफ इंटरेस्ट के दौरान जब उसका इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी पे हो तब वो कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो स्टेटमेंट एडमिशन होगा। इसका एग्जांपल है स्टेटमेंट बाय फॉर्मर ओनर इन फेवर ऑफ सब्सिक्वेंट ओनर। अगर कोई फॉर्मर ओनर सब्सिक्वेंट ओनर के फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो इस क्लोज के अंडर फॉल करेगा। इसका अनदर एग्जांपल है A is owner in possession of house. During that interest, he makes the statement that he mortgaged house to B for rupees 10,000. Thereafter, he sell house to C. जब उसने जो हाउस है सेल कर दिया C को, तब B ने अपना सूट फाइल कर दिया for the recovery of amount of rupees 10,000. At that time, C denied the claim of B. Now,
What B can do? B can prove the statement of A which was made by him during continuance of interest by A, and that statement is valid statement and it is a admission. Next is section 19. Admission by person whose position must be proved. इसके लिए क्या कंडीशन है? It must be against party to the suit and that statement should be relevant. Third statement made when he occupy position or liability. मतलब जो जिसकी पोजीशन प्रूव करनी है वो स्टेटमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए और वो स्टेटमेंट उस समय होनी चाहिए जब वो पर्सन उस पोजीशन या लायबिलिटी में हो. इसकी इलस्ट्रेशन है ए अंडरटेक टू कलेक्ट रेंट फॉर बी. बी sue for not collecting rent due from C to B. A deny that fact. Statement by C that he owes rent to B is admission, and that statement of C can be proved against A that he has not collected rent for B. So the person whose position must be proved and that person admit his position or liability, then that is admission. Admission by person expressly referred by party. जिसको पार्टी ने रेफर किया हो किसी भी फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग, then that admission is valid. This section can be very well explained with this illustration. Question is whether A horse sold by X to Y is sound or not. X ने जो Y को जो horse sold किया है वो sound है या नहीं है. X says to Y ask Z. X ने Y को कहा Z से जाके पूछो. And उसने कहा कि Z knows all about it. Z को इसके बारे में सब कुछ पता है. Statement of Z is admission and that is valid admission. तो इस सेक्शन पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है. That is KM Singh versus Secretary Indian University Association AIR 1992 Supreme Court 1356. इसके फैक्ट क्या है? In that case, plaintiff said that resignation by plaintiff is not voluntary. It is obtained by under fraud, coercion, threat, and inducement. During that proceeding, he filed an application that if official of association, that is Sardar Amrik Singh and R.B. Mahindra, take oath in Gurdwara and temple respectively, then portion of suit be dismissed as withdrawn. In this regard, local commissioner was appointed, and above said person, that is Amrik Singh and R.B. Mahindra, administered oath that resignation of plaintiff is not under fraud, coercion, threat or inducement, but it is valid resignation given by the plaintiff. उसके बाद क्या हुआ? प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन फाइल कर दी कोर्ट में कि उसका जो सूट है वो ऑन मेरिट डिसाइड किया जाए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन. अब इस केस में हेल्ड क्या हुआ? इस केस में हेल्ड हुआ सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया सेक्शन 20 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि इट इज एडमिशन अंडर सेक्शन 20, दैट इज एडमिशन बाय पर्सन व्हिच इज रेफर्ड बाय पार्टी, बिकॉज प्लेंटिफ हैज रेफर्ड to that person. If they will take oath, then he will withdraw the suit. So court relied on section 20 of Indian Evidence Act. That's why this case is very important. Next is section 21 of Indian Evidence Act. It says proof of admission against person making them and by or on their behalf. जनरल रूल क्या है? जो एडमिशन है वो सिर्फ एक पर्सन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो तभी प्रूव किया जा सकता है. जो पर्सन खुद एडमिट करता है उसके फेवर में वो प्रूव नहीं किया जा सकता. बट इसकी एक्सेप्शंस क्या है? इसकी एक्सेप्शन है फर्स्ट, इफ पर्सन इज डेड देन स्टेटमेंट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट इज डाइंग डिक्लेरेशन. सेकंड, स्टेटमेंट व्हेन स्टेट ऑफ माइंड इज एग्जिस्ट एंड falsehood of that statement is improbable. Third, statement is relevant otherwise than an admission. इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है. Question is whether deed is forged or genuine. A says that deed is genuine. B says that deed is forged. Now, in that case, A may prove the statement of B that deed is genuine, and B may prove the statement of A that deed is forged. But both A and B cannot prove their own statement. A cannot prove his own statement that deed is genuine, and B cannot prove his own statement that deed is forged. A captain of ship tried for casting her away. Evidence that ship is taken out of her course. A produces a book kept by him, ordinary course of business, with day-to-day observation.
indicating that ship was not taken out of course. A may prove that statement admissible between third party if he was dead, and that statement is relevant under section 32 clause 2. Next illustration is A is accused of crime committed at Calcutta. He produced letter written by himself and dated and bearing the Lahore postal mark, and he says that he was at Lahore. That statement of A is relevant under this section. Next is A is accused of receiving stolen goods. He offered to prove that he refused to sell them below their value. A may prove that statement because that statement of A is explaining his conduct. Next is section 22. Oral admission as to content of document. जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग ओरल एडमिशन कब रेलिवेंट होगा? जनरली इट इज नॉट रेलिवेंट, बट कब रेलिवेंट होगा? व्हेन पार्टी एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस कब कहां होगी? सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में. देयर आर टू टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. फर्स्ट इज प्राइमरी एविडेंस, second is secondary evidence. When primary evidence is not available, then secondary evidence can be given, and that can be given according to section 65 and section 66 of Indian Evidence Act. Second, when genuineness of document is in question. जब दूसरी पार्टी कह रही है डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, तब ओरल एडमिशन प्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज सेक्शन 22A ऑफ एविडेंस एक्ट. It says oral admission as to content of electronic record. It is similar to section 22, which deal with documentary record. It deal with electronic record. It says oral admission to content of electronic record is not relevant. Similar like section 22, which says oral admission as to content of document is not relevant. It says oral admission as to content of electronic record not relevant unless genuineness of electronic record is in question. जहां पे genuineness of electronic record is खुद फैक्ट इन इश्यू होगी, जहां पे ये कहा जाएगा कि जो ये रिकॉर्ड है फोर्ज है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, तब ओरल एडमिशन है वो रेलिवेंट होगी. This section is inserted by Information Technology Amendment Act 2000, Section 92, Schedule 2. Next is Section 23. Admission in civil cases when relevant. It says admission in civil cases when relevant. It says it is not relevant when made on express condition that evidence of it not be given. Second, parties agree that evidence not be given. जिसका सिंपल एग्जांपल है मेडिएशन केसेस या लोक अदालत के केसेस. इनमें जो भी एडमिशन होती है वो रेलिवेंट नहीं होती और वो सेक्शन 23 के अंदर फॉल करते हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन है. दिस सेक्शन नॉट अफेक्ट टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन बैरिस्टर, प्लीडर, वकील कंपेल्ड टू गिव एविडेंस. So friends, this is section 17 to 23 of Indian Evidence Act. Now I will meet you in my next lecture with other provision of Evidence Act. Thank you.